लर्नर्स, वेलकम टू माई क्लासरूम। मैं हूं डॉक्टर जया चावला और हम एम.कॉम 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट मार्केटिंग रिसर्च के यूनिट 4th के टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन रिसर्च या प्रेरणा अनुसंधान के महत्व पर आज डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिनमें मोटिवेशन रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन पहले में और दूसरे में मोटिवेशन रिसर्च की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताया है। मोटिवेशन रिसर्च का अर्थ है ऐसा रिसर्च जिसमें ऐसा अनुसंधान जिसमें हम उपभोक्ताओं के मन की बातों को जानते हैं, उपभोक्ताओं के अवचेतन मन में जो बातें होती हैं जिनसे कई बार वे खुद भी अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता है कि उनके अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह की बातें हैं। उन बातों को शोध करने वाले जब उभार कर लेकर आते हैं तो वह विधि मोटिवेशन रिसर्च की विधि कहलाती है। आज हम इसके महत्व के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन रिसर्च करने वाले विभिन्न रिसर्चर्स आज तक हुए हैं। इन रिसर्चर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आज यह विधि हमारे बीच इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर आई है। इन रिसर्चर्स के कामों को हम इस तरह से देख सकते हैं। मोटिवेशन रिसर्च सर्वप्रथम सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा लेकर आया गया। इन्होंने इस रिसर्च की विधि को अपने मेडिकल प्रोफेशन में इस्तेमाल किया था। वे अपने पेशेंट्स से उनके पूर्व के अनुभवों के बारे में बात करते थे। उनसे पूछते थे कि उन्हें पहले कैसा लगता था, पहले वो किस तरह से थे। तो इस तरह से उनके पूर्व के जो भी अनुभव थे उनके बारे में जानकर वे अपने पेशेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानने की कोशिश करते थे और उसके आधार पर वे उनका इलाज करते थे। तो ये जो विधि वो अपनाते थे जिससे कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो स्वयं अपनी बातें ना बताकर उनके पूरे हिस्ट्री को जानकर फिर उनका इलाज करना ज़्यादा बेहतर हो पाता था। तो इसी जो उन्होंने ये जो अनुसंधान की जो विधि थी, इसी विधि को एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर रिसर्च के फील्ड में जब लाया गया तो वो मोटिवेशन रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का हिस्सा बन गया। तो इस तरह से सिगमंड फ्रॉइड को ये खिताब दिया जा सकता है कि उन्होंने इस विधि का अनुसंधान किया। डॉक्टर अर्नेस्ट डिक्टर, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये एक साइको एनालिस्ट थे, ट्रेंड साइको एनालिस्ट। इसका मतलब कि ये मनोविज्ञान के बारे में जानने में बहुत ही कुशल थे और इन्होंने ही सबसे पहली बार ये कहा जा सकता है कि मोटिवेशन रिसर्च का इस्तेमाल मार्केटिंग रिसर्च में किया। विपणन अनुसंधान में प्रेरणा अनुसंधान को लेकर आने का श्रेय डॉक्टर अर्नेस्ट डिक्टर को ही दिया जाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट डिक्टर की कुछ बातें यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि उन्होंने सबसे पहली बार ये कहा कि पहले आइसक्रीम जो होती थी वो हमेशा गोल कंटेनर में नहीं मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि आइसक्रीम का कंटेनर गोल क्यों होना चाहिए है, ये उन्होंने जानने की कोशिश करी। तो पता चला कि लोग आइसक्रीम से जो लुत्फ उठाते हैं, आइसक्रीम का जो मज़ा लेते हैं वो अनलिमिटेड है, वो ख़त्म नहीं होता। तो जैसे गोल कंटेनर, आप उसका कोई ना शुरुआती जान सकते हैं, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। तो उसी तरह से जैसे वो गोल गोल कंटेनर ना कभी ख़त्म होता, लिमिटलेस है, और वैसे ही आइसक्रीम से आने वाला मज़ा भी जो है वो लिमिटलेस है। तो इस तरह से उन्होंने आइसक्रीम के कंटेनर के गोल
बनाए जाने को इस तरह से उन्होंने बताया कि आइसक्रीम से पाने वाला लुत्फ और आइसक्रीम का कंटेनर जो गोल है, ये दोनों देखो कितना ज़्यादा रिलेटेड है। तो उन्होंने ये कहा कि आइसक्रीम के कंटेनर गोल बनने चाहिए, तब वो हमारे कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट करेंगे। तो देखिए आज भी अगर आप देखें तो आइसक्रीम कंटेनर अधिकतर गोल ही होते हैं, चाहे वो कोन के रूप में हो या कप के रूप में हो। उसके बाद एक और बहुत अच्छा उनका इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जो कहलाता है एनालिसिस ऑफ बेकिंग एज फर्टिलिटी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें हुआ ये कि एक लेडी थी, वो लेडी क्या करती थी कि उसे घर पे केक बनाना बहुत पसंद था। तो उससे पूछा गया, डॉक्टर अर्नेस्ट डिक्टर ने उनसे बात की और कहा कि आप केक घर पे बनाना क्यों पसंद करती हैं, क्यों आप केक बाहर से खरीदना पसंद नहीं करती। तो उसने कहा कि मुझे केक घर पे बनाना इसलिए पसंद है क्योंकि घर पे बनाने से पैसे भी बचते हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, चीज़ें भी अच्छी इस्तेमाल होती हैं। बस उसने इतना कहा, लेकिन उसके बाद उसके मन के अंदर क्या था ये डिक्टर ने जानने की कोशिश की। जब उन्होंने उससे कई तरह के प्रश्न किए, उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्हें एक ऐसे वातावरण में लेकर गए जहां पर वो अपने मन की सारी बातें जो भी उस फील करती थी, जो भी उसके अंदर प्रतिक्रियाएं होती थी, जो भी उसके अंदर इमोशनल बातें थी, वो सारी जब बाहर निकल कर आई तो पता चला कि वो बेकिंग को फर्टिलिटी से जोड़ रही थी। फर्टिलिटी का मतलब है कि कोई भी किसी भी एक लेडी के लिए एक शिशु को जन्म देना अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। और उस लेडी को जब वो केक बेक करती थी तो उसे वही सुख प्राप्त होता था। जब वो केक का बैटर बनाती थी तो उसे उतने ही ध्यान से, उतने ही लगन से बनाती थी जैसे जब वो शिशु उसके गर्भ में था तब वह उसकी देखभाल करती थी। उसके बाद जब बैटर को वो ओवन में डालती तो उसे उतनी ही अच्छी फीलिंग आती जैसा कि उसे तब महसूस होता था जबकि उसके अंदर शिशु पल बढ़ रहा था। और जब केक ओवन से निकलकर बाहर आता तो उसे उतनी ही खुशी महसूस होती जितनी उसे तब हुई थी जब उसने अपने शिशु को जन्म दिया था। तो केक को बेक करने से उसे उतनी ही खुशी, उतना ही सुख प्राप्त होता था जितना उसे अपने शिशु को जन्म देने पर हुआ था। इसीलिए उसे केक को घर पर बनाना ज़्यादा पसंद था, ना कि उसे बाजार से खरीदना। लेकिन ये बातें वो खुद नहीं जानती थी अपने बारे में, उसे खुद नहीं मालूम था कि मुझे ऐसा क्यों होता है। उसे बस यही लगता था कि ऊपरी सतही कारणों से मुझे घर पे केक बनाना अच्छा लगता है। तो इस तरह की बातें सामने लाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि डॉक्टर अर्नेस्ट डिक्टर ने किया। और इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके, इन्हीं विधियों का इस्तेमाल करके मार्केटिंग के टेक्निक्स को बढ़ाते रहना, मार्केटिंग की टेक्निक्स को और उन्नत करना, ये आगे किया गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जेराल्ड ज़ाल्टमैन, इन्होंने प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक्स, हमने पिछले अपने वीडियो में जहां हमने मोटिवेशन रिसर्च की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, वहां हमने प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में भी जाना था। तो इन प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत हमने ये जाना था कि ये ऐसी विधियां हैं जिनमें आप उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते हैं, केवल आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, एक सुखपूर्ण आरामदायक वातावरण में आप रखते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें तरह तरह की बातें उनसे की जाती हैं, अनौपचारिक बातें की जाती हैं और उस दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं को नोट किया जाता है। और उसके आधार पर देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कोका कोला, प्रॉक्टर गैम्बल, वॉल्ट डिज्नी, मर्सिडीज बेंज, इस तरह से सभी ने इसका इस्तेमाल किया और अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आकृष्ट करने की कोशिश की। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्रोजेक्टिव टेस्ट का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हमने बताया था कि वर्ड कंप्लीशन टेस्ट। आपको वर्ड जो है उसे आपको कंप्लीट करना है, कोई एक वर्ड दिया गया और उसके साथ आपको एसोसिएट करना है कोई दूसरा वर्ड। तो जब आप वर्ड एसोसिएट करते हैं, जैसे ठंडा मतलब
कोका कोला। अगर आपसे कोई सिर्फ इतना ही कहेगा ठंडा मतलब, आपके मुंह से तुरंत निकल आ जाएगा कोका कोला। तो सोचिए कितने अच्छे तरीके से इसे एडवर्टाइज किया गया कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी बोलेंगे ठंडा मतलब, वो तुरंत कहेगा कोका कोला, है ना। तो इस तरह से ये जेराल्ड जाल्टमैन की ही विधि थी, जब उन्होंने प्रोजेक्टिव टेस्ट लगाकर इन कंपनीज को कहा कि वो इस तरह से अपनी एडवर्टाइजिंग करें। उसी तरह से क्लोटेयर रैपेल की भी बहुत अच्छी ही एक रिसर्च की विधि देखी गई, जहां उन्होंने ये इम्प्रिंटिंग की विधि की। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क में कहीं कोई बात दबी रह जाती है, कोई ऐसा गहरा प्रभाव हमारे दिमाग में रह जाता है जो हमारे पूरे के पूरे व्यवहार को असर करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी जब कॉफ़ी बनाती है, नेस्ले कंपनी अपनी इंस्टेंट कॉफ़ी को जापान में प्रमोट करना चाहती थी, लेकिन आप सभी को पता है कि जापान में लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, टी, वहाँ पर कॉफ़ी नहीं पिया जाता था। तो नेस्ले कंपनी चाहती थी कि वो अपनी कॉफ़ी वहाँ पर बेचे। तो उन्होंने क्लोटेयर रैपेल से कहा कि वो कुछ ऐसी विधि बताएं कि जिससे हम वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। तो क्लोटेयर रैपेल ने क्या किया कि उन्होंने अनुसंधान करने के लिए, मोटिवेशन रिसर्च के लिए, उन्होंने जापान के कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया। उस कमरे में उन्होंने बहुत अच्छा वातावरण बनाकर रखा था, ठंडा बढ़िया अच्छा सा वातावरण, जिसमें सब रिलैक्स होकर बैठे और अच्छी तरीके से बातें करें। धीरे धीरे जैसे ही रिसर्च की विधि, अनुसंधान की विधियां लगाई जाने लगी, उसके बाद अंत में उन सभी को कहा गया कि आराम से तकिया लेके आप लेट जाइए। सभी अपनी अपनी जगहों पर लेट गए। फिर उन्हें कहा गया आप अपनी आंख बंद करिए। एक लाइट म्यूजिक बजाई गई और उस म्यूजिक को सब सुनने लगे और उसमें बिल्कुल वे खो गए। खोने के बाद उन्हें कहा गया कि आप अपने बचपन में जाइए। आप अपने धीरे धीरे धीरे, अगर आप वृद्ध हैं तो आप अपनी जवानी में, उसके बाद बचपन में, इस तरह से आप धीरे 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 पीछे जाते जाइए और अपने दिमाग में ढूंढ कर बताइए कि आपने कॉफी का स्वाद कब चखा था। सभी लोगों ने ऐसा सोचना शुरू किया। उसके बाद जब सब उठे तो उन्हें पूछा गया, बताइए आपके मन मस्तिष्क में कॉफी की कौन सी यादें बाकी हैं। तो लोगों ने कहा कि हमने तो कॉफ़ी कभी पी ही नहीं, कॉफ़ी का कोई स्वाद ही नहीं पता। किसी ने कोई एक आध बार की बात बताई, पर अधिकतर लोगों ने कॉफ़ी से संबंधित कोई भी बात नहीं बताई। ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी। तो रैपेल ने नेस्ले कंपनी को बताया कि जापान के लोगों के मन में तो कॉफ़ी से संबंधित कोई भी मस्तिष्क में बातें हैं ही नहीं, आप उन्हें कॉफ़ी कैसे बेचोगे। तो कंपनी ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। उन्होंने क्या किया कि वे कॉफ़ी के स्वाद की, जिसमें कि कैफीन ना हो, मतलब कड़वाहट कॉफ़ी की नहीं थी, केवल कॉफ़ी का मीठा स्वाद था, ऐसी चॉकलेट्स बनाकर उन्होंने वहाँ पर बच्चों में बांटनी शुरू करी। और जापान में तरह तरह के प्रोडक्ट्स जिनमें कॉफ़ी का फ्लेवर हो, ऐसी चीज़ें बांटी गई, लेकिन कॉफ़ी का मीठा वाला। क्यों? जिससे कि लोगों के मन में कॉफ़ी से संबंधित अच्छी यादें रहें, किसी तरह की कोई कड़वाहट ना रहे। तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में कॉफ़ी का स्वाद आना शुरू हुआ, कॉफ़ी से संबंधित यादें जुड़नी शुरू हुई, इम्प्रिंटिंग होने लग गया। इम्प्रिंटिंग होने से फिर कुछ समय बाद जब कॉफ़ी के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगा और नेस्ले कंपनी अपने पैर वहाँ पर जमाने लग गई। तो ये देखिए कि ये जो मोटिवेशन रिसर्च की विधियाँ हैं, ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे प्रोडक्ट को। जिस जगह पर ऐसा लग रहा था कि कभी भी हमारा प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च नहीं हो सकता, ऐसी जगह पर भी हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सिर्फ इसलिए कि हमने वहाँ पर मोटिवेशन रिसर्च की तकनीक लगाकर लोगों के मस्तिष्क को जान लिया, पढ़ लिया, और इस तरह से हम उनके व्यवहार को अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। अब देखिए मोटिवेशन रिसर्च के क्या क्या फायदे हुए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे उपभोक्ताओं के मन मस्तिष्क में क्या उनकी डिजायर्स हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, इनको जानने में बहुत मदद करता है।
ये भी बताता है कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। उपभोक्ता व्यवहार कर रहा है जानना काफी नहीं है, उपभोक्ता ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम ये जानेंगे कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तभी हम उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके एक और बहुत अच्छा महत्व है, वो ये है कि इसने मार्केटिंग के फील्ड में हलचल मचा दी है। लोग पहले केवल यही जान पाते थे कि उपभोक्ता क्या बोल रहा है, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि उपभोक्ता क्या सोच रहा है। और जब आप ये जान जाते हैं कि उपभोक्ता क्या सोच रहा है, तो विपणन की जो आपकी तकनीकें हैं, विपणन की जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें आप बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं और मार्केटिंग के फील्ड में आप तहलका मचा सकते हैं। ये यह भी बताता है कि अगर आपका उपभोक्ता कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो क्यों नहीं खरीद रहा है। अगर ऐसा आपको पता चल जाए कि वो आपका सामान क्यों नहीं खरीद रहा है, तो आप अपनी मार्केटिंग की विधि को उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक साबुन मार्केट में लाया, अब आप जैसे ही वो साबुन मार्केट में लाए, लोगों ने उसे, कुछ लोगों ने तो पसंद किया, कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। अब आपको पता चला क्यों नहीं पसंद किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी खुशबू हमें पसंद नहीं आती थी। जैसे ही आपको पता चला कि उसकी खुशबू पसंद नहीं आती थी, तो आप अलग अलग एसेंस के, अलग अलग खुशबू के आप साबुन मार्केट में ले आए। तो आपने क्या किया, आपने लोगों की डिमांड के हिसाब से मार्केट में साबुन लाया और इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट था वो मार्केट में और ज्यादा बिकने लग गया। साथ ही साथ ये आपको ये भी मदद करता है कि आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस मतलब जिन पर हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो कौन होंगे, इन्हें जानने में भी मोटिवेशन रिसर्च हेल्प कर सकता है। जब आप लोगों के मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं, तब आप जान सकते हैं कि उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट पसंद आएगा और आप उस तरह के प्रोडक्ट उन्हीं के ले जाकर दें। जैसे आपको पता है कि जो परफ्यूम है, परफ्यूम कौन इस्तेमाल करेगा, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं वो परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करिए, परफ्यूम हाई सोसाइटी में बेचिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आवश्यकता वाला है, नेसेसरीज में आता है, तो उसे आप क्या करिए, उसे आप लोअर लेवल में ज़्यादा बेचिए। तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है ये आप जान सकते हैं और उसके हिसाब से आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अलग अलग तरह के लोगों के लिए बना सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको इसमें भी हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकें। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मतलब ये है कि कस्टमर के, उपभोक्ता के मन में आपके प्रोडक्ट को लेकर इतनी ज़्यादा लॉयल्टी आ जाए कि वो आपके प्रोडक्ट को छोड़कर कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल ही ना करना चाहे। तो ये कब होगा? जब आप अपने उपभोक्ता के मस्तिष्क को कैप्चर कर लेंगे, जब आप उसके दिमाग को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप जान सकें उसे कब, क्या, कैसे और क्यों पसंद है। फिर आप उसे अपना ही उपभोक्ता हमेशा बनाकर रख सकते हैं। तो ये तो सारे एडवांटेजेस हुए, लेकिन मोटिवेशनल रिसर्च के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियों में ये कहा जाता है कि ये इसके जो विधियां हैं ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक विधियां नहीं हैं और इसमें कई चीज़ों का अतिशयोक्ति भी किया गया है, चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी कहा जाता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें जो आपकी अनुसंधान दल है वो ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कुशल हो, ज़्यादा आलोचना ना करे। अगर वो कुशल नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो लोगों के मस्तिष्क को पढ़ नहीं पाएंगे, लोगों के व्यवहार को उनके कारणों के साथ जोड़ नहीं पाएंगे और इसलिए फिर सही निष्कर्ष निकल कर नहीं आएगा। तो इसमें हमें ज़रूरी है कि हमारी जो रिसर्च टीम है, जो अनुसंधान दल है, वो बहुत ज़्यादा कुशल हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुशलता और बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है कि आप मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ सकें। मनोवैज्ञानिक स्थितियों का आकलन सही ढंग से कर पाना
यह भी बहुत ज़रूरी है मोटिवेशनल रिसर्च के लिए। इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि अगर आपने सही ढंग से लोगों से प्रश्न नहीं किया या सही समय पर नहीं किया या आपने कुछ भी ऐसी गलती की अपने विधियों को लगाने में, तो आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही होकर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस विधि में बहुत ज़्यादा गहन विधियां लगाई जाती हैं। गहन विधि का मतलब हो रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक बैठते हैं, बात करते हैं, उन्हें बहुत समय देते हैं, तभी तो वो धीरे से आप खुलेंगे और अपने मन की बातें आपसे करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा समय लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गहन विधियों के उपयोग के कारण ये समय बहुत ज़्यादा लेते हैं। 1 से 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से लंबा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि मोटिवेशनल रिसर्च में सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। आपको लोगों का गहन अध्ययन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे लोगों को, 400-500 लोगों को लेकर आप नहीं बैठ सकते। आप एक बार में 60 से 70 लोगों को ही लेकर बैठ सकते हो। तो सैंपल साइज यहाँ पर बहुत छोटा होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब सैंपल साइज छोटा होगा तो क्या होगा कि आपके जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते, आप उसे सभी के लिए है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि क्योंकि ये जो विधियां हैं, इनके जो निष्कर्ष निकालते हैं वो कौन होते हैं, वो किसी न किसी तरह के कुशल मनोवैज्ञानिक होते हैं। और ज़रूरी है कि ये कुशल मनोवैज्ञानिक जो हैं, ये जब रिजल्ट्स निकालते हैं, जब ये इंटरप्रेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही रिजल्ट लेकर आए। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। यहाँ पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं ये व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित होता रहता है। एक व्यक्ति जो कह रहा है दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं कह रहा है, कुछ और सोच रहा है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि सारे के सारे मनोवैज्ञानिक एक ही निष्कर्ष पर आए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जो हम टेस्ट लगाते हैं, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जो डेप्थ इंटरव्यू टेस्ट है, ये सभी बहुत सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है सभी के साथ एक जैसा हो। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि उसे कोई एक चित्र देखकर कुछ लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उस चित्र को देखकर वही लगे। हर व्यक्ति अलग अलग सोचेगा, अलग अलग समझेगा, अलग अलग उसकी विचारधारा और अलग अलग उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष पर निकलकर आना मुश्किल होता है। मोटिवेशनल थियरी जो है हमारी, इसमें व्याख्या करना बड़ा कठिन है। व्याख्या करना इसमें इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये लोगों के मन की बातें हैं, लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं। तो मनोवैज्ञानिक स्थितियों का सही आकलन करना या उसे सही ढंग से बोलना, बताना, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मुश्किल होता है। तो मोटिवेशनल थियरी में व्याख्या करना कठिन काम है। इस तरह से हम देखते हैं कि मोटिवेशनल रिसर्च में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, जिनकी वजह से यह उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। ये जो स्थिति है, इसमें हम देखेंगे कि आज जितने भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, मार्केटिंग रिसर्च प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इसी तरह की गुणात्मक रिसर्च विधियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर्स के, उपभोक्ताओं के मन मस्तिष्क के अंदर की व्याख्या करती है। यह बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये क्यों का जवाब पाकर वे अपने विपणन की प्रक्रियाओं में सही ढंग से परिवर्तन कर सकते हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि जो परंपरागत विधियां थी वो केवल व्याख्या करती थी, वो केवल मात्रात्मक ही हुआ करती थी और उनसे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती थी। लेकिन अब जो ये मोटिवेशनल रिसर्च विधि है, यह बहुत ज़्यादा गुणात्मक है और इसलिए इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो निष्कर्ष आते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। मोटिवेशनल रिसर्च विधि
आगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। इसलिए भी क्योंकि यह हमेशा ये बताती है कि कोई भी उपभोक्ता ऐसा क्यों कर रहा है, वाई पीपल डू थिंग्स, लोग ऐसा क्यों करते हैं। वह यह भी नहीं बताता कि सिर्फ व्हाट दे डू, वो क्यों कर रहे हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये जानना कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं ये तो दिख रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि सभी क्या चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उसका समाज में और लोगों को उसके बारे में पता चले। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई करना बहुत ही जटिल काम है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम मोटिवेशनल रिसर्च का इस्तेमाल करें और उनके उपभोक्ताओं के मानसिक बातों को जानें, उनके मनोविज्ञान को समझें और उस हिसाब से ही उन्हें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। आज हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण हो गया है। इस प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा अच्छे तरह से मार्केट करें, इतने अच्छी तरह से उसका विपणन हो कि कहीं भी किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए, उपभोक्ता उसे बहुत जल्दी ग्रहण कर लें। और ये तभी हो सकता है जबकि हम मोटिवेशन रिसर्च का इस्तेमाल करें। तो अंत में हम कुछ बातों को लेकर अपनी आज की डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कहा जरूर जाता है कि जो रिसर्च की ये जो विधि है मोटिवेशन रिसर्च की, ये बड़ी ही महंगी है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन कुछ भी हो, जो निष्कर्ष निकल के आते हैं वो इतने अच्छे हैं कि उससे हमें जितना भी हमारा व्यय हुआ है समय का या लागत का, वो सब भरपाई हो जाती है और हमें बेनिफिट्स ही आते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, जो परंपरागत विधियां थी, वो हमारे विपणन की जो समस्याएं थी, जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन की बातों को, लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते थे, उसे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। परंपरागत विधियों में हम लोगों की भावनाओं को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन हम मोटिवेशनल रिसर्च में लोगों की भावनाओं को, उनके मानसिक और सुसुप्त जो उनके अंदर छुपी हुई भावनाएं हैं, उनको हम बेहतर तरीके से जान पाते हैं। हाँ, आज के समय में मोटिवेशन रिसर्च से संबंधित ज़्यादा साहित्य, ज़्यादा लिटरेचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग अभी इसके बारे में उतना ज़्यादा ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही दुख का विषय ज़रूर है, लेकिन आगे समय ऐसा आने वाला है जब इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और होगा और कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार को जानने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने और समझने के लिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स विपणन में आते हैं। विपणन की प्रक्रिया बहुत ही सुलभ, बहुत ही लाभकारी हो जाती है जब हम अपने उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थितियां, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को अच्छी तरह से जान और समझ पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो के साथ ही साथ कुछ किताबों को और रेफर करें। आप इन किताबों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये कुछ ज़रूरी किताबें और आर्टिकल्स हैं। अगर आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे, इन्हें भी आप रेफर करेंगे, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।